हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज आपका टेस्ट जो मॉडल 1 है उसका कंप्लीट फिजिक्स में मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं बच्चों। और इसमें उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। पेपर पहला मॉडल पेपर था जिसमें कुछ हम लोग के तीन तीन टेस्ट के टॉपिक आ रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग तैयार करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और जैसा बच्चों आपको मालूम है कि हम लोग जिस मिशन पे हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और बच्चों, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग अपने पहले वाले मॉडल जो मॉडल 1 हो रहा है नीट का, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिक्स में सबसे पहले कंप्लीट डिस्कशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। उम्मीद है आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, और अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो इस बात समझ लीजिए ये पहला मॉडल है, अगले मॉडल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन पेपर ऐसा भी नहीं था, पेपर का लेवल ठीक था मेरे हिसाब से। पेपर आपका हार्ड एंड इजी क्वेश्चन दोनों मिलाकर रखे गए थे। मॉडल 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम बात करें बच्चों तो बॉडी ऑफ गिवन इन एमिसिविटी, ये एमिसिविटी गिवन है बॉडी की। बॉडी का टेम्परेचर हम इसको केल्विन में बदल देंगे तो 400 केल्विन आ जाएगा। रूम टेम्परेचर गिवन है तो इसको हम लोग 300 केल्विन कर लेंगे। एंड एरिया इज गिवन 10 इंटू 10 की पावर माइनस का बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो माइनस का 4 कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड अगर हमें, और यहाँ पर आपको सिग्मा की वैल्यू उन्होंने गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, ये सिग्मा की वैल्यू गिवन है। आपको निकालना है यहाँ पर पावर, यानी आपको फाइंड करना है यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ लॉस यानी पर सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है E/T विल बी इक्वल टू सिग्मा E/A, की पावर हो जाएगी 4 माइनस आ जाएगा T0 की पावर 4, राइट। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर आपको बोले तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पर वैल्यू केल्विन में सारी होनी चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप पहले सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। फिर ई की वैल्यू पुट करिए, 1/3 गिवन है। फिर बेटा एरिया पुट करिए 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और फिर बेटा यहाँ पर आप पुट करिएगा टी की पावर 4, यानी कि 400 पावर 4 माइनस का 300 पावर 4। और अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स ये वैल्यू 0.35, यानी ये वैल्यू हमारी करेक्ट वैल्यू आ रही है 0.35 वॉट। वॉट में इसलिए आएगी, जूल पर यूनिट टाइम आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, वॉट में आ जाएगी 0.35 वैल्यू। तो बच्चों अगर हम आगे आ जाते हैं, अब बॉडी एट टेम्परेचर T, याद रखिए ये हमें कहां पर लिखा है, ये कॉन्सेप्ट आपका स्टीफेंस लॉ का अगर आप बात करें तो उस समय दिया है जिस समय बॉडी इमिट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की प्रेजेंस में रेट ऑफ लॉस का फॉर्मूला है। पेज नंबर 219 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टेम्परेचर ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी डिक्रीज फ्रॉम T टू T0, टेम्परेचर हमने कर दिया है कम T से T0, इसका मतलब रेट ऑफ परसेंटेज लॉस ऑफ एमिशन रेट, यानी आपको एमिशन रेट का परसेंटेज लॉस निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, जो रेट ऑफ एमिशन होता है यानी जो पावर लॉस होती है वो बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करती है, यानी हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देंगे। P2/P1 हो जाएगा, ये T2/T1 आ जाएगा, पावर आ जाएगी 4। बेटा हम बात करेंगे P2/P1 हो जाएगा, -1 इधर करेंगे तो T2 की पावर 4, T1 की पावर 4 -1 आ जाएगा। अगर बेटा हम यहाँ आते हैं P2 -P1/P1 आ जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास T2 की पावर, दैट विल बी T2 की पावर आ जाती है 4 माइनस T1 की पावर 4 अपॉन आ जाएगा T1 की पावर 4। बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे T2 की पावर 4, यानी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर याद रखिए 400 पावर 4। अच्छा यहाँ पर आपको ऐसा करना है, सुनिए ध्यान से, कि यहाँ पर हम लोगों ने जो टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर ये है और इनिशियल टेम्परेचर ये है।
यानी टेम्परेचर हमने कर दिया है हाफ। अब समझिएगा, अगर आप टेम्परेचर को हाफ कर देंगे तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ये वाला आ जाता है हमारा T/2 पावर 4 माइनस का T पावर 4 डिवाइडेड बाई आ जाता है हमारा, दैट विल बी, और ये आ जाएगा हमारे पास T की पावर 4, यानी कि T की पावर 4 इनिशियल टेम्परेचर है T, ऊपर T की पावर 4 नीचे कट कर देंगे 1/16 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1। तो यहाँ पर हम कट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, पहली बात तो घट रही है पावर, डिक्रीज कर रही है पावर, फिर 15 बाई आपका आ जाएगा 16, दोनों तरफ 100 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो लॉस ऑफ रेडिएशन, एक्चुअली लॉस हो रहा है ना, माइनस का साइन आ रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि माइनस का साइन आ रहा है इसी वजह से, और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94% के अराउंड। 94% इसलिए पर 1500 है, नीचे 16 है, तो अप्रॉक्स आपका 94% का लॉस हो रहा है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको आप और तरह से भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ लोग। जैसे अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर जो हमारी है वो टेम्परेचर पावर 4 पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा हाफ हो जाता है तो पावर जो हमारी है 1/16 याद है 2 की पावर 4, सभी को लर्न है, पावर 2 की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी 1/2 की पावर 4, यानी कि 1/16 रह जाएगी। कोई भी चीज़ 100 है, 100 से वो 16 रह जाती है तो हम लोग उससे परसेंटेज यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से किया जा सकता है। ये हमारा स्टीफेंस लॉ पर है, लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं है, 219 नंबर पेज है। अगले सवाल पे आते हैं, 2 बॉडीज A एंड B हैव सेम रेट ऑफ कूलिंग। 2 बॉडीज अगर दी गई हैं A एंड B, सेम रेट ऑफ कूलिंग है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है m/s होता है और T होता है, डेल्टा T आता है बच्चों, और अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी का रेट आता है dQ/dt एंड मास इनटू स्पेसिफिक हीट, और dt/dt आ जाता है हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ, यानी रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर फॉल होने का रेट। बच्चों इन्होंने कहा है सेम रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि ये वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू तो सेम है, यानी इसका हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो। तो आप किसको ले लेते हैं, अगर H, तो आपको H1/H2 निकालना है, और ये आ जाएगा M1/M2, और ये आ जाएगा S1/S2। बोलिए मास का क्या रेशियो गिवन है, Ma/Mb 3:1 और 1:2। आंसर इज 3:2। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों सेकेंड, और बहुत ही आराम से हम इसको कर सकते हैं। ये लिया गया था हमारा कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट में, और ये पेज नंबर 208 पर लिखा हुआ है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक कोई लिक्विड है जो आपका कूलिंग कर रहा है, कहाँ से, 30 सेकेंड में, फ्रॉम 80 to 70। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में इन टाइम लग रहा है 30 सेकेंड का। अगर बात करते हैं हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस से आप 50 डिग्री सेल्सियस इन टाइम लग रहा है T, तो ये वाला टाइम आपको निकालना है, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है, और 70 सेकेंड का दिया है टाइम। ओके ओके ओके, एंड 70 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम, तो ये टाइम गिवन है 70 सेकेंड, पहले 30 सेकेंड है फिर 70 सेकेंड है, और थीटा नॉट निकालना है। इसकी बना लेते हैं इक्वेशन हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है, θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई T, के कांस्टेंट है, θ1 + θ2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 माइनस का θ0। θ1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में टाइम लगता है आपका 30, और बच्चों के टाइम्स आ जाएगा 80 + 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का आ जाएगा θ0, जो कि फाइंड करना है। नेक्स्ट वाले पे आएंगे, 60 से 50 होने में टाइम लग रहा है 70 मिनट,
70 सेकेंड का, और दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर बच्चों को फाइंड करनी है। बहुत आसान ऐसे सवाल होते हैं, आपको केवल डिवाइड कर देना होता है। ऊपर 10 10 कैंसिल, 7 7, यहाँ पे 7/3 आ जाएगा, डिवाइड करके 7/3 आएगा। यहाँ पर आएगा 80 प्लस 70, 150/2 75, तो बच्चों ये आएगा 75, दैट विल बी 75 माइनस का थीटा नॉट। यहाँ पर आएगा 130, तो 65 माइनस का आएगा थीटा नॉट। इसको आप सॉल्व करेंगे। सराउंडिंग टेम्परेचर की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में आ रही है 40 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें रूम टेम्परेचर पे जब हम बात करते हैं तो हमेशा आपका रूम टेम्परेचर जब निकालना होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। खैर, अच्छा सवाल है और ये आ भी सकता है फाइनल क्वेश्चन पेपर में। ये हमारा पेज नंबर 220 से लिया गया है, NCERT 11 पार्ट 2। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ रॉड गिवन है। टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू 0.5 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 0.5 मीटर लेंथ, और टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना गिवन है? 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। बच्चों, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर एंड इज गिवन देन टेम्परेचर ऑफ द कूलर एंड निकालना है। इसका मतलब जानते हैं, कोल्डर एंड का आपको टेम्परेचर निकालना है। मान लीजिए ये थीटा है, थीटा 1 है, और ये थीटा 2 है, और हीट आपकी इधर से इधर फ्लो हो रही है। आपका ये 30 डिग्री गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। बच्चों, इसकी जो पूरा का पूरा जो रॉड है, इसकी लेंथ कितनी ले ली है? 0.5 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा L। याद रखिएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। बच्चों, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, ये 30 आ जाएगा, माइनस का थीटा 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0.5। याद रखिएगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 30 माइनस का थीटा 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको केवल एक काम करना है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ कर देना है। सेकंड वाला आंसर है। आइए क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? डायरेक्ट हम लोगों को ये पेज नंबर 203 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द डायामीटर ऑफ द टू मेटालिक रॉड, डायामीटर ऑफ टू मेटालिक रॉड आर गिवन। में देखो, इन्होंने कहा सेम मटेरियल है, यानी कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी सेम होगी। रेशियो ऑफ डायामीटर 2R1 2R2 दोनों का दिया है 4:1। लेंथ इन द रेशियो L1 अपॉन L2 गिवन है 1:2। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन आर इक्वल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द हीट निकालना है। बच्चों, एक बात सुनिएगा, जब कभी रॉड हमारी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है तो रेडियस दी जाती है R, लेंथ होती है L, तो हीट यानी कि Q की जो वैल्यू आती है, रेट ऑफ लॉस, ये हमेशा जो होता है R²/L, यानी ये डिपेंड करता है R²/L। ये चीज़ आपको पहले से पता है, स्टीफेंस लॉ है। बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, H1 अपॉन हम H2 की बात करेंगे तो ये आएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और आएगा L2 अपॉन L1। अब आप R1 अपॉन R2 कर देंगे तो 4:1 आ जाएगा, जो रेशियो R1 2R1 R2 का है वही रेशियो, और इसको करेंगे तो आएगा होल स्क्वायर, और ये आएगा 2:1, यानी L2/L1। अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 32/1। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 4th। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का जाना पहचाना एक तरीके से कहा जाए तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट से कई और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 215 NCERT। बेटा, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये जो हमारा है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर कर्व है। एक्चुअली जो हम लोगों का पेपर है ना, उसमें ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी का
पार्ट दिया गया है, मतलब जिसमें हम लोग लैम्डा एम कहते थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। और बेटा यहाँ पर आपको सही ग्राफ पता करना है। तो मैंने पेपर देख लिया है, ये म्यू नहीं है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम बात करते हैं वीन्स लॉ, और वीन्स लॉ में हमारे पास फॉर्मूला आता है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और लैम्डा जो होता है ये होता है सी बाई म्यू। यहाँ रख देंगे तो सी बाई ये म्यू आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 बाई टी, यानी कि न्यू प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा टी, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ग्राफ हमारा सी वाला सही होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर वेवलेंथ का पूछा होता तो हम भले ही वहाँ पे कह देते कि वो हमारा ग्राफ पैरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, पेज नंबर 218 से लिया गया है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, 218 वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्फेयर है, क्यूब है एंड थिन सर्कुलर प्लेट है। मतलब स्फेयर एक शेप हो गया, एक आपका क्यूब शेप हो गया, और एक आपकी प्लेट हो गई। ऑल ऑफ हैव सेम मटेरियल, सेम मास, सेम इनिशियली हीट। मतलब अगर हम बात करते हैं यहां पर मटेरियल भी सेम है, हम बात करते हैं यहां पर मटेरियल भी सेम है, तो इन्होंने कहा है सेम टेम्परेचर तक गर्म भी किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसका, देखो स्फेयर का एरिया मिनिमम होता है, तीनों शेप में बराबर मास के 3 आकार में हम एक ऑब्जेक्ट को ढाल दें, एक मटेरियल को 3 आकार में बना दें, तो स्फेयर हैज मिनिमम एरिया, याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो अगर स्फेयर का एरिया मिनिमम होगा तो फिर अब हम इसमें मैक्सिमम भी याद करना। सर्कुलर प्लेट का एरिया हमेशा मैक्सिमम होता है, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तो सर्कुलर प्लेट जब बात करेंगे, तो सर्कुलर प्लेट की बात करेंगे तो पहली बात तो स्फेयर का स्लोवेस्ट होगा और प्लेट का फास्टेस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास मालूम है रेट ऑफ कूलिंग जो होती है dt बाई dt, ये हमेशा रेट ऑफ कूलिंग आपको पढ़ाया है। चाय का जो कप होता है वो हम प्लेट में चाय को उड़ेल देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, तो ये एरिया पे डिपेंड करती है। प्लेट का एरिया ज़्यादा है तो फिर हमारा कूलिंग का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया आंसर थर्ड, प्लेट विल कूल फास्टेस्ट और स्फेयर विल कूल स्लोवेस्ट। एरिया की जानकारी आपको रहनी चाहिए, मतलब समान आकार मास के, इक्वल मास के हम अगर 3 प्रकार के शेप में ढालेंगे तो हमारे पास याद रखिएगा स्फेयर का मिनिमम एरिया आएगा, प्लेट का मैक्सिमम एरिया आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, और 8 का आंसर आ जाएगा थर्ड। 9 नंबर पे बच्चों आ जाते हैं, 9 नंबर पे आ जाते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल हुज टेम्परेचर गिवन 200 and 400, द रेशियो ऑफ द हीट लॉस, और सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर को ले लीजिएगा 300 केल्विन, और इसको ले लीजिएगा T1 को 473 केल्विन, और इसको ले लीजिएगा आप T2 को तो 673 केल्विन। 273 हम ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है H1 अपॉन H2, दैट विल बी T1 पावर 4, T0 पावर 4 और T2 पावर 4 और T0 पावर 4। बच्चों यहाँ पर हम आ जाएंगे तो T1 की पावर जो 4 आ जाएगी वो T1 की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास, साफ साफ दिख रहा है आंसर 473, T2 673 पावर 4 माइनस 300 पावर 4, 300 पावर 4, करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड। साफ साफ सामने से दिख रहा है। टेम्परेचर अगर आपको मालूम होते हैं तो टेम्परेचर के समय पे आप फाइंड आराम से वैल्यू को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा, 9 का आंसर थर्ड। तो आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाले पर आते हैं, 9 का थर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिया गया है स्टीफेंस लॉ, पेज नंबर 219। 10th नंबर में एसर्शन गिवन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है हमारा ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। ये करेक्ट दिया गया है, लेकिन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या,
किसके साथ डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या बेटा, किसके साथ डिफरेंस? अगर हमसे बोला जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम लोगों को ले लेना चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर सराउंड। भाई दो ही चीज़ें तो होती हैं, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल दो ही चीज़ें आती हैं और वो गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि क्वेश्चन सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। डी क्यू बाई डी टी, हम लोगों ने डेल्टा टी निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, याद करिएगा। डी क्यू बाई डी टी, इसको हम लोग पी भी कह सकते हैं, 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 3। बेटा यहाँ पर डेल्टा टी आया था, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था, तो पहला सही दिया है, करेक्ट। रीजन तो दिया है वो हमारा दूसरा दे दिया है उन्होंने, तो रीजन गलत है, रीजन बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स हो गया, ये करेक्ट हो गया, थर्ड वाला आंसर हमारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बच्चों थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पर आएंगे, टू रॉड ए एंड बी ऑफ द आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट द टेम्परेचर 30 डिग्री। दोनों रॉड हमारी आइडेंटिकल डायमेंशन की हैं। A is heated up to 180 degree, B is heated up to T degree, then new length of the rod are same। यानी कि रॉड A की नई लंबाई सेम हो जाएगी B के, तो ये ओरिजिनल लंबाई हो जाएगी और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। पहले वाले में ओरिजिनल लंबाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। यहां पर बात करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए एंड बी 4:3 गिवन है, देन वैल्यू ऑफ टी निकालना है। इनकी आइडेंटिकल डायमेंशन है तो इनकी लंबाइयां पहले वाली कैंसिल हो जाएंगी। यहां पर ये आ जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा। एक बात आपको बता देते हैं बिल्कुल क्लियर, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप यहां पे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी ए वाले का और 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी बी वाले का। जब हम बात करेंगे ऐसे तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं 1 को, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, डेल्टा टी ए और डेल्टा टी बी इक्वल टू लिखेंगे तो अल्फा बी और अल्फा ए आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर डेल्टा टी ए वाले का टेम्परेचर कितना चेंज किया जा रहा है, ए इज हीटेड अप टू 180, यानी कि 30 पहले था, अब हमने 180 तक गर्म कर दिया है। बी इज हीटेड अप टू टी, तो टी माइनस 30 कर दिया है। अल्फा ए अपॉन अल्फा बी, तो ये आ जाएगा 3:4, उल्टा कर देंगे, बी अपॉन ए है तो 3:4 कर देंगे। अब हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 150 है, नीचे कितना है, ऊपर 150 है और नीचे वाले में दिया है आपको, तो एक काम कर लेते हैं, 600 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई, 3t आ जाएगा, माइनस का 90 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3t इक्वल टू 690 और t इक्वल टू आ जाएगा 230। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 230। तो इस क्वेश्चन का जो टेम्परेचर T दिया गया है वो है 230। ठीक है बच्चों, तो ये हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको डेल्टा L लेके भी कर सकते हैं, L1 T1 और L2 T2 से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने एज पर क्वेश्चन जो मैंने दिया, लंबाइयाँ इनकी फाइनल वाली सेम हो जाती हैं, वो हमने कर दिया। आ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। द थर्मोमीटर लिखा है, a thermometer graduated according to linear scale and read a value of x naught whose when in contact with boiling water and x naught by 3 when in contact with ice। मतलब समझिए ये क्या है, ये एक नया टेम्परेचर स्केल है।
वो ये कह रहे हैं नए टेम्परेचर स्केल में आपको ये बात बताई जा रही है यहाँ पर क्या, कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट वैल्यू है कब, जब वो हमारा विद बॉइलिंग वाटर है, यानी ये है हमारा अपर लिमिट, और एक्स नॉट है, और एक्स नॉट बाई 3 वैल्यू कब है, जब ये लोअर लिमिट है, आइस वाला दिया गया है, लोअर पॉइंट हमेशा होता है आइस के लिए। और व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस, हमें निकालना है टेम्परेचर फॉल्टी का, इसको फॉल्टी मान लेते हैं, फॉल्टी थर्मोमीटर न्यू स्केल। अब बच्चों एक बात हम यहाँ पर और करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इसको डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमको डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस स्केल की बात करनी है, और सेल्सियस स्केल में हमारा जो अपर पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस और लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और हमें बात करनी है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना है, इसको निकालना है। जबकि इन्होंने बोला इफ द टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड, ये वाली वैल्यू उन्होंने दे रखी है एक्स नॉट बाई 2, यानी कि फॉल्टी की रीडिंग दे रखी है एक्स नॉट बाई 2। बच्चे कुछ आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सारी वैल्यू अंक में नहीं दी है, डिजिट में नहीं दी है, वैल्यू में नहीं दी है, सिंबल में दे दी है। सुनिए, अगर ये टेम्परेचर है एक्स नॉट वैल्यू है कब है, जब बॉइलिंग वाटर है, इसका मतलब अपर लिमिट है। नए स्केल में एक्स नॉट बाई 3 वैल्यू कौन सी हो जाएगी, लोअर। फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर फॉल्टी का माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर, और टेम्परेचर करेक्ट का माइनस लोअर पॉइंट अपर माइनस लोअर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, टेम्परेचर फॉल्टी में कितना आ रहा है, एक्स नॉट बाई 2 माइनस का लोअर पॉइंट एक्स नॉट बाई 3, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई अपर माइनस लोअर एक्स नॉट बाई, बच्चों एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट की रीडिंग आपको निकालनी है, लोअर पॉइंट 0 और ये आ जाएगा 100 माइनस 0। यहाँ पर आ जाएगा देखिए 3 एंड 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स नॉट बाई 6, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 एक्स नॉट बाई 3, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा TC और ये आ जाएगा 100। फटाफट एक्स नॉट कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ पे, तो हमारे पास 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 2x ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? 6 और 3 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ 4 हो जाएगा, 4 से 100 जाएगा तो 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर 25 डिग्री सेल्सियस हमारी करेक्ट वैल्यू है। इसके अगेंस्ट ये फॉल्टी है और ये वाला आपका जो करेक्ट स्केल है, इसको हमने एनसीईआरटी के पेज नंबर 203 से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एक अगला हमारा जो सवाल है वो बहुत ही शानदार, ध्यान रखिएगा। आइए, 2 different wire having length L1 L2 and respectively and temperature coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2 are joined end to end, then effective temperature coefficient of linear expansion find करना है। बच्चों जब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, दो रॉड को, तो जब हम दो रॉड को ज्वाइन करेंगे, एक रॉड ये है और इसी तरीके से हमने इसी के साथ में एक दूसरी रॉड को ज्वाइन किया है जो कि इसकी इनिशियल लेंथ कुछ और है। अब ये कंपोजिट रॉड बन गई, तो कंपोजिट रॉड के लिए अगर हम अल्फ़ा निकालना चाह रहे हैं तो ये चेंज इन लेंथ पहले वाली रॉड में और चेंज इन लेंथ दूसरी वाली रॉड में, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड, पूरी मिला के संयुक्त तो बोला है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास L1 प्लस L2 इनिशियल लेंथ, अल्फ़ा कंपोजिट निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर, और ये आ जाएगा L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा T प्लस आ जाएगा L2 अल्फ़ा 2 एंड डेल्टा T। डेल्टा T काट दीजिएगा। अल्फ़ा कंपोजिट का डायरेक्ट फार्मूला भी बच्चे जानते हैं, L1 अल्फ़ा 1 L2 अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा L1 प्लस L2। कुल मिलाकर हम बात करें अगर, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्ट यहाँ से याद भी किया जा सकता है। फोर्थ आंसर है 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 4।
14 नंबर क्वेश्चन में टाइम टेकन बाई 836 वॉट ऑफ हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 100 टू 200 डिग्री इज, हमें निकालना है कितना टाइम लग रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन। तो हमें जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक काम कर लेना है। पहले कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, m इंटू एस डेल्टा टी, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली टाइम निकालना है कितनी देर तक गर्म किया गया, तो हीट का अमाउंट, हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम इंटरवल। तो P इंटू डेल्टा टी दैट विल बी अमाउंट ऑफ हीट। तो P इंटू डेल्टा टी निकालना है, m इंटू एस आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। पावर कितनी दी गई है 836 वॉट इंटू डेल्टा टी फाइंड करना है। मास कितना दिया गया है बच्चों, इन्होंने आपको बोला है 1 लीटर, तो वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर, मतलब 10 की पावर 3 मीटर क्यूब। और बच्चों डेंसिटी कितनी होती है, हमें मालूम है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मास निकालेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोग्राम आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात समझनी है, 1 किलोग्राम ये हो गया। जूल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है। और आपको उन्होंने कहा है 10 डिग्री से 40 डिग्री, यानी 40 माइनस 10 करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू पूछी जा रही है 4200, 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 836। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो इसमें करेक्ट आंसर 150 सेकेंड आ रहा है। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 4200 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 836, तो दैट विल बी 150.7, यानी अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस -10 डिग्री इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ आइस वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट। जब कोई आइस लेफ्ट नहीं है, यानी आइस मिलाई है m1 ग्राम और -10 डिग्री पर है, और वाटर मिलाया है m2 ग्राम जो कि 50 डिग्री पर है, और कुल मिलाकर वाटर ही बन रहा है। और वाटर आपका जब बन रहा है और अंतिम ताप कितना दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री दे रखा है, यानी कि वाटर 0 डिग्री पर आया। बात करते हैं कि यहाँ पर आइस बची नहीं है, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, हीट गेन, कौन गेन कर रहा है, आइस, इक्वल टू हीट लॉस्ट, कौन लॉस कर रहा है, वाटर। बच्चों आइस क्या करेगी, सबसे पहले हीट को -10 डिग्री सेल्सियस से कहां पर लाएगी, तो आइस सबसे पहले आएगी, आपकी हीट को आइस से आइस बनेगी और -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पर आएगी, प्लस आइस जो हमारी 0 डिग्री पर है ये आ जाएगी वाटर 0 डिग्री पर। यहीं तक रुकना है। और यहाँ पर वाटर 50 डिग्री पर है, ये आ जाएगा आपका वाटर 0 डिग्री पर। देख लीजिए, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस पूछी गई है। वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है 1 रहती है, तो बात करते हैं यहाँ पर आइस की होती है 0.5। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि आपको m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, m1 आइस है m1 और डेल्टा T1 प्लस हो जाएगा हमारे पास m इंटू LF निकालना है, m2 आ जाएगा, पानी m2 ग्राम है, और ये आ जाएगा S, और बेटा ये आ जाएगा 50 माइनस 0 डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। वैल्यू पुट करिए, m1 S की वैल्यू 1, डेल्टा टी 10। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा m1 और आपको आएगा मिलेगा L, ये निकालना है LF, और बेटा इधर आ जाएगा m2 S की वैल्यू 1, 50 आ जाएगा, तो 50 m2 आ गया। देखिए यहां पर आपको LF निकालना है और उसको ले जाएंगे m1 को उधर, तो m1 LF आ जाएगा, m1 LF आ जाएगा, और m2 50 m2 आ जाएगा, और माइनस का 10 m1 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे m1 से, तो LF की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी
50m2 अपॉन m1 और बेटा माइनस का m1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। एक चीज यहां पर गड़बड़ मैंने कर दी, बताइए क्या गड़बड़ कर दी? ये जो आपने आइस की स्पेसिफिक हीट लिखी है, ये चीज जो वैल्यू है यहां पर मेरे को लेना चाहिए था, यहां पर मेरे को लेना चाहिए था, कितना लेना चाहिए था? सुनिए ध्यान से, ये गड़बड़ है क्या कि आपका 0.5 वैल्यू आएगी, क्योंकि आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है। तो जब ये 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचेगा, यानी यहां पर आपके पास केवल एक चीज आ जाएगी, याद रखना 5m1, तो ये वैल्यू आएगी 5, यानी आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 50m2 अपॉन m1 माइनस का 5। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आ रहा है फर्स्ट वाला। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ये आपको एक ग्राफ गिवन है और कांस्टेंट पावर से गर्म कर रहे हैं, और हम लोग यह जानते हैं ये हमारा डेफिनेटली ये मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, ये हमारा वेपोराइजिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारी फॉर्मूला लगेगा लेटेंट हीट के लिए फ्यूजन वाला, और यहाँ पर लगेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात ये हो रही है कि हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमें निकालना है वैल्यू रेशियो। तो ये मालूम है टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होता है, जितना टाइम लगेगा उतनी ये लंबाई है, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनकी लेंथ के रेशियो के बराबर आ जाएगा, और बेटा लेंथ का रेशियो आ जाएगा 3:1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सीधे सीधे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, TF फ़ारेनहाइट वर्सेस TC केल्विन ग्राफ हमसे बोला जाता है। तो फ़ारेनहाइट और बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास आता है F-32 अपॉन 9 इक्वल टू C/5 आ जाएगा। तो बेटा आ जाएगा F-32 9/5C आ जाएगा, और F इक्वल टू हो जाएगा 9/5C प्लस 32। हम अगर बेटा यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का हमारा ग्राफ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, इंक्लाइंड किधर करना है? जब ये पॉजिटिव दिया गया है तो हमारा जो ग्राफ आएगा बच्चों, ये C है और ये F है, तो ये हमारा वैल्यू आ रही है, और ये इंक्लाइंड की बात कर रहा है, तो हम किसकी तरफ इसको इंक्लाइंड मानेंगे? इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। झुका किधर है? एक्स पर। एक्स किधर है? ये। वाई किधर है? ये। तो बात करेंगे ये, ठीक। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, मैं रिवीजन भी कराया था ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। कौन सा वाला आंसर आया? थर्ड वाला। आते हैं क्वेश्चन हम लोगों का है, और वो है बच्चों नंबर 4200 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है, यानी कि इतना वर्क करना पड़ रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम वाटर थ्रू 10 डिग्री। अब हमें निकालना है कितने ग्राम वाटर कितने डिग्री सेल्सियस, है ना। एक काम कर लें कि 10 डिग्री सेल्सियस जब सब में सेम दिया गया है तो Q बराबर m इंटू एस डेल्टा टी, और ये वैल्यू कितनी है? 4200 m की वैल्यू निकालनी है, स्पेसिफिक हीट है 4200, और बेटा डेल्टा टी कितना रखें? बात ये आ रही, हम डेल्टा टी कितना रखें? डेल्टा टी तो 10 ही कह रहा है हमसे, 10 ही कह रहा है हमसे, तो इससे जब डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ रही है 1/10 किलोग्राम। इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई ऐसा आंसर है जिसमें 500 ग्राम वैल्यू दी जाए, ये है हमारा 18 नंबर का आंसर है 500 ग्राम। 500 ग्राम नहीं 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 ना ना ना, ये 500 ग्राम नहीं आएगा। यहाँ पर हम करेंगे ग्राम में कन्वर्ट, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो राइट आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। जल्दबाजी में कुछ भी गलत हो सकता है, मतलब 1/10 किलोग्राम, किलोग्राम का 1/10 पार्ट, इसका मतलब हो गया 100 ग्राम, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1,
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ मॉडर्न थर्मोमेट्री, करेक्ट वैल्यू दी। एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज यूनिक, दैट इज इट अकर्स एट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी करेक्ट दिया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे एक दूसरे करेक्ट ही बोला गया है ना। आइए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे मैंने ये समझाया अभी तक ग्राफ आपको। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए पी क्यू ले लेते हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मान लीजिए ये। आप समझिए बात को, वेक्टर P है, वेक्टर Q है, और इनका जो रिजल्टेंट है R वो P पर परपेंडिकुलर है। और ये द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, मान लीजिए P और Q को ऐड कर लें, कितना गया है 18, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी P वेक्टर और Q वेक्टर को हम अगर जोड़ेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा R वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है 12। और आपको मालूम है R वेक्टर जानते ही हैं आप, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2a पी क्यू कॉस थीटा, है ना। लेकिन हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, इन्होंने कहा है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द वेक्टर। मान लीजिए अब वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर किसके है, P के। तो अगर परपेंडिकुलर P के है तो इसका मतलब यहां से अगर इसको ऐड कर दें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो बराबर ही आ जाएगा ना। इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका मतलब Q ये हो गया, Q हो गया। मतलब आप देखिए ना भाई, पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, ये इसके पैरेलल इक्वल, ये इसके पैरेलल इक्वल। तो इसका मतलब आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो थोड़ा से दूसरे मेथड से करते हैं, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज क्यू प्लस पी और दिस इज क्यू माइनस पी, और ये आ जाएगा 144। आर का मतलब दिया गया है आर की वैल्यू, और Q प्लस पी की वैल्यू 18 दी गई है। तो ये आ जाएगा Q माइनस पी, दोनों वेक्टर का डिफरेंस, और ये वैल्यू आ जाएगी 144 से डिवाइड कर देंगे तो Q माइनस पी इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 18। 144 डिवाइडेड बाई 18, आप समझ रहे हैं, 144 डिवाइडेड बाई 18, तो ये 8 आ रहा है, यानी कि Q माइनस पी इक्वल टू 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिफरेंस 8 आ रहा हो? इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐड करने में हमसे दोनों वेक्टर को, हम P और Q को, मान लीजिए ये P है ये Q है, ये सारे P दिए ये सारे Q दिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, सभी में 18 आ रहा है। लेकिन कौन सा ऑप्शन है जिसमें घटाने पे डिफरेंस जो हमारा है वो 8 आ रहा हो? इसीलिए पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का आंसर है पहला, फर्स्ट वाला। बढ़िया तरीका है, आराम से कर लीजिए और किसी फॉर्मूले वगैरह से नहीं लगाइएगा। एन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर आ गया, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। हम सब जानते हैं, अगर हम बात करें कि यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई या एक एक हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग फाइंड कर लें यहाँ पर लीस्ट काउंट जो होता है वो वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन। बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन अगर हम इसको निकालेंगे
आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर पे एन मेन स्केल डिवीजन, एन डिवीजन ऑन मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स के कोइंसाइड विद एन प्लस वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी एन डिवीजन ऑफ एन प्लस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी वन एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको वन वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू निकालनी है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन अपॉन एन प्लस वन मेन स्केल डिवीजन। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। लीस्ट काउंट वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन मेन स्केल डिवीजन। आप वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन लिखेंगे और ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू पहले से दे रखी है? ए यूनिट। एन प्लस वन एन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन और टाइम्स ए कहाँ से आया? ये तब आया इसको सॉल्व करने पे वन अपॉन एन प्लस वन आया और वन मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू आ गई? ए यूनिट। करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है वन मेन स्केल माइनस वन वर्नियर स्केल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल के टर्म्स में ले आए और हम चाहते तो यहाँ पर इसकी जगह पर ए पहले से भी रख सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बाद में रख दीजिए। करेक्ट आंसर मिल गया। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द एफ, हमें मालूम है बहुत चिर परिचित फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है, बीच में प्लस दिया गया है, राइट। एंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इसमें हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फोकल लेंथ हमें फोकल लेंथ में निकालना है। बच्चों एक बात समझ लीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करने का आप सभी लोगों ने देखो दो ही फॉर्मूले ऐसे हैं, एक रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करके फाइंड करना है। और एक फॉर्मूला हम लोगों का कौन सा है? 1/f वाला है, 1/f 1/u और प्लस 1/v। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/f स्क्वायर माइनस 1/f स्क्वायर और ये आ जाएगा df, यानी डेल्टा f कर दें हम लोग इसको, तो ये डेल्टा f हो गया। बच्चों इसको करेंगे -1/u स्क्वायर डेल्टा u, इसको करेंगे माइनस का 1/v स्क्वायर और डेल्टा मतलब d, डिफरेंशिएट dx है ना, du है ना। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं -1/f स्क्वायर df माइनस, सबका माइनस हटा देंगे, -1/v स्क्वायर du। अब हम लोगों को बात यहाँ पे क्या करनी है भाई, डेल्टा लगा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, कि कम से कम हमारे पास ये पता रहेगा ना कि हमें डेल्टा मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शनल एरर, ठीक, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके। तो डेल्टा वाला ही यूज़ करिए सारे बच्चे, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अब अगर हम यहाँ से लाएंगे तो ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ फ्रैक्शनल चेंज इन एरर इन फोकल लेंथ, एफ का मल्टीप्लाई एफ टाइम्स ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा यू अपॉन एफ, डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर, डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर और ये एफ टाइम्स आ गया, एफ टाइम्स आ गया। आपको मालूम है एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए यू वी अपॉन यू प्लस वी, यू वी अपॉन यू प्लस वी यहां पुट करेंगे हम अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एफ, एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू कौन सी वैल्यू एफ की वैल्यू है बताइए, यहां लिख देते हैं आपको, यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो देखो नीचे u प्लस वी तो रहेगा ही रहेगा, u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, तो पहला टर्म आएगा v अपॉन यू प्लस वी
डेल्टा यू प्लस, हमें लगता है इसमें आपका आंसर थर्ड मैच कर रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है फर्दर सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लीजिए यहीं से मैच कर रहा है, थर्ड आंसर मैच कर रहा है। मैंने आंसर देखा नहीं था, आप इसकी वैल्यू पुट कर दिए, सीधे सीधे आंसर मैच कर रहा है। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बच्चों, याद रखिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं कि आप यहाँ पर 1/f 1/u 1/v इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है, हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/f का स्क्वायर du मतलब डेल्टा f, और ये आ जाएगा माइनस का 1/u स्क्वायर डेल्टा u माइनस का 1/v स्क्वायर डेल्टा v। इसी से सॉल्व किया है और इसी से सॉल्व करके f की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था बच्चों। आगे का पोर्शन आगे के पंकज सर करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो कॉलम 1 में यंग्स मॉडुलर पोटेंशियल एनर्जी, लेटेंट हीट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और डायमेंशन गिवन है। इधर है स्तंभ 1 के स्तंभ 2 को साथ मिलाना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, गुप्त उष्मा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो ये क्वेश्चन एनआरआई एक्सपर्ट से फ्रेम है, कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। तो अब इसमें देखो, जैसे बोला गया यंग्स मॉडुलस, तो बेटा यंग्स मॉडुलस प्रेशर होता है, तो यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट याद होगा, प्रेशर का ml-1 T-2 हो गया, यानी कि A का R हो गया। अब ऑप्शन में देखो A का R केवल पहले में ही दिख रहा है, यानी कि पहले ही आंसर सही हो गया बच्चों, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। चलो और देख लो, ये एनर्जी है, एनर्जी का ml2T-T होता है, तो ml2T-2 देखो ये S हो गया। लेटेंट हीट का L2T-2 होता है, P हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का Q हो गया, तो पहले ही आंसर आ गया। तो इसमें तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस का देखो, उसका A का R हो गया और किसी ऑप्शन में R गिवन नहीं है, तो पहले ही आंसर हो गया। समय बचाओ, आगे चलो। नेक्स्ट कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एक दोलन पर अवमंदन बल सीधे वेग के समानुपाती है, तो नियतांक की इकाई क्या है? डैम्पिंग फोर्स का मतलब होता है रेजिस्टेंस फोर्स, तो रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी के। तो अब इसमें बेटा हमें निकालना है क्या? कांस्टेंट का यूनिट, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा kV, तो K का हो जाएगा फोर्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स का हो जाएगा mlt-2 और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1, L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m, उधर ले जाओगे t-1, यानी कि m मास हो गया, kg टाइम हो गया, सेकंड की पावर -1, kg सेकंड की पावर -1। इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन आ गया है। ये PYQ का क्वेश्चन है और बच्चों 2012 में आया हुआ है। kg पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन आ गया ना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताना है, निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई, ये भी PYQ का क्वेश्चन है। तो हमें फार्मूला मालूम है, F इज इक्वल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर और अपॉन फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका भी आंसर आ गया बच्चों। चलो आगे हम लोग चलते हैं। A student measures the distance traveling in the free fall of body initially rest in given time. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity if maximum percentage error in measurement of distance and time are E1 E2 respectively, the percentage error in estimation of g निकालना है। या एक छात्र मुक्त गति करते हुए पिंड के द्वारा तय की गई दूरी मापता है जो आरंभ में विरामावस्था में था। इस सूचना का उपयोग गुरुत्वाकर्षण जी की गणना के लिए करता है। यदि दूरी समय के मापन में E1 हो, ये H में E1 परसेंटेज हो गया और टाइम में E2 हो गया, तो G की गणना में त्रुटि बताना है। तो हमें मालूम है अगर कोई पार्टिकल फ्री फॉल होता है तो जो डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट या हाइट होता है वो ½ GT² होता है।
तो g में हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो g का हो गया h/t², t2 से कोई मतलब नहीं है, तो परसेंटेज एरर g आ गया, h में परसेंटेज एरर और 2 इंटू टाइम में एरर। तो h में परसेंटेज एरर कितना है देखो, डिस्टेंस में E1 और टाइम में E2 है, तो E1 प्लस 2E2 आया। E1 प्लस 2E2 है कहां? E1 प्लस 2E2, तो E1 प्लस 2E2 हमें लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है बच्चों, है ना? तो यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहां पर E1 कर लो, ये E1 हो जाएगा, यहां पर E1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। सेकंड ऑप्शन तुम्हारा यहां पर बन जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी PYQ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? the time dependence of physical quantity P given by P is equal to P naught exponential, ये 80 स्क्वायर है, यहां देखो, यहाँ T क्या स्क्वायर है, ये स्क्वायर कर लो यहाँ पे, वेयर ए कांस्टेंट T टाइम कांस्टेंट ए निकालना है, तो समय निर्भरता वाले भौतिक राशि P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 80 स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, ए नियतांक, टी समय स्थिरांक, ए बताइए। तो अब देखो हमें इसका फंडा क्या मालूम है कि ई की पावर में जो भी लिखा होता है वो बच्चों डायमेंशनलेस होता है, तो ए के लिए आ गया 1/t², तो टी ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 मिल जाएगा, टी की पावर -2 ये आ जाएगा, ये पावर में लिखा है टी की पावर -2, यहां पे सही लिखा है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका 27 का हमें मिल गया। चलो आगे चलते हैं। In main scale of vernier calipers, 1 centimeter divided into 10 equal division and 10 division vernier scale coincide 8 division main scale, तो एक्यूरेसी लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने में 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है और वर्नियर पैमाने का 10 मुख्य भाग 8 भाग से मेल खाता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, अल्पतमांक का फार्मूला बच्चों लीस्ट काउंट का क्या होता है, x1 माइनस m/n, जहां पर x क्या है बेटा, ये वर्नियर स्केल का नहीं, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। x क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब जरा देखो, लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल से कितना कम से कम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 1/10 करेंगे तो ये लीस्ट काउंट मेन स्केल का x मिल जाएगा और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद m होता है मेन स्केल के डिवीजन, जो वर्नियर के स्केल के साथ कोइंसाइड करते हैं, वो n होता है। तो लीस्ट काउंट हमें मिलेगा यहाँ पे x 1/10 सेंटीमीटर, 1 माइनस मेन स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर के साथ में, वो mn होता है। तो मेन स्केल का 8 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर वैसे याद रखने का तरीका होता है 1 माइनस कम अपॉन ज्यादा, कम वैल्यू अपॉन ज्यादा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/10, 10 माइनस 8 2/10, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। आंसर मीटर में है तो 2 इंटू 10 की पावर -2 और कर दो -4 मीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल स्किल से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद कह रहा है 29 नंबर, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ फॉर पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन गिव्स द, सरल रेखा पर चलते हुए कण के वेग और स्थिति ग्राफ की परिवर्तन निम्न में से कौन सी राशि देती है। तो देखो स्लोप किसका है, वेलोसिटी और पोजीशन का। अब देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v/dv/dx, तो अब यहां पर इसका स्लोप dv/dx हो गया, तो स्लोप dv/dx बराबर आ गया एक्सीलरेशन अपॉन वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ एक्सीलरेशन, या ऐसे बोल दो, देखो
रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन वेलोसिटी आ गया, ये थर्ड ऑप्शन आ गया भाई, ये थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, ये फार्मूले से लिया गया है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पे है। आगे कह रहे हैं, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ 40 मीटर हाई टावर, इट विल रीच द ग्राउंड इन टाइम। 40 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकंड की दर से फेंका जाता है, पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचेगा। एक पार्टिकल यहां से नीचे फेंका गया, हाइट कितनी है 40, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम अर्थ पे निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो h बराबर होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h 40 हो गया, u हो गया 10t प्लस g बाई 2 5t स्क्वायर हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, है ना, ये बन गया। तो इससे इक्वेशन मिल गई t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक लगा दो, श्रीधराचार्य, तो t बराबर क्या मिलेगा, t बराबर मिलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 36 बाई 2, 6 में से 2 गया, 4/2 यानी कि 2 सेकेंड आ गया। 2 सेकेंड का मतलब सेकेंड ऑप्शन बच्चों हम लोगों का मैच कर गया। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही जगह जी हो जाएगा, इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल ए बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन साइमल्टेनियसली, ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन टू व्हाइल बी विद कांस्टेंट स्पीड 10, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी मैक्सिमम कितने समय के बाद निकालना है। दो कण ए बी एक ही सीधी रेखा में एक साध बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ए 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, जबकि बी 10 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल के साथ चलना शुरू करता है। ए बी के बीच की दूरी अधिकतम कब होगी। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे ये ए पार्टिकल है, अब ये यहां u बराबर 0 से चला, तो इसका एक्सेलरेशन 2 हो गया। ये बी पार्टिकल है, अब बी की वेलोसिटी तो v कांस्टेंट है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो b तो a से आगे चल रहा होगा, क्योंकि a की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन इतने से चलना स्टार्ट करता है, तो b आगे होगा, b आगे 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 b भाग रहा होगा। लेकिन जब इसमें एक्सीलरेशन होगा तो इसके वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ेगी, जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये इसका यहां पर पीछा करेगा, है ना। अब यहां पर ये क्या होगा, ये जब पीछे जाएगा तो इन्होंने क्या बोला है कि डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। अब डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी इनके बीच की, अगर इसकी स्पीड किसी समय इस पार्टिकल की स्पीड और इसकी स्पीड आपस में बराबर हो जाए तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों। क्यों, एक बार और समझो, क्योंकि यहां इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, लेकिन ये तो स्पीड से चल रहा है तो ये तो आगे आगे भागेगा, है ना। अब डिस्टेंस मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी वेलोसिटी कुछ समय के बाद में इसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो जब वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी तो इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में इसकी स्पीड धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका फंडा यही होगा, एस मैक्सिमम ये तब होगा जब स्पीड दोनों की बराबर हो जाए। अब इसकी स्पीड निकालो, va इज इक्वल टू यू प्लस 80, और यहां इसके लिए लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 10 दिया ही हुआ है, तो u हो गया 0, a हो गया 2, t इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब ये आंसर नंबर बच्चों फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन इसी फार्मूले से बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 32।
Read each statement below carefully and state which is true or false. A particle in 1D motion with zero speed at instant may have non-zero acceleration at that instant. With zero speed may have non-zero velocity. With constant speed must have zero acceleration. With negative value of acceleration must be speeding up. देखो जरा नीचे दिए गए प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़ें, बताएं कि सत्य या असत्य है। एक विमी गति में एक कण किसी क्षण शून्य चाल के साथ उस क्षण में अशून्य त्वरण हो सकता है, शून्य चाल के साथ अशून्य वेग हो सकता है, स्थिर चाल के साथ निश्चित रूप से शून्य त्वरण होना चाहिए, त्वरण के ऋणात्मक के साथ निश्चित रूप से चाल बढ़नी चाहिए। जरा एक एक करके देखते हैं बच्चों, इसको एक्सप्लेन करो। जीरो स्पीड है तो वहां पर जीरो एक्सीलरेशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, में लिखा हुआ है, तो ये सही है बच्चों। कैसे सही है? देखो, जब किसी पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड जीरो होती है, लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लगता है, तो ये पहला वाला हो गया, सही है। जब स्पीड जीरो है, जब जीरो स्पीड है तो एक्सीलरेशन यहां पे नॉन जीरो है, एक्सीलरेशन जी के बराबर है, तो पहला सही हो गया। दूसरा, विद जीरो स्पीड में है नॉन जीरो वेलोसिटी, ये गलत है, जीरो स्पीड है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। उसके बाद तीसरा, कांस्टेंट स्पीड है तो जीरो एक्सीलरेशन पक्का है, एक्सीलरेशन डीवी बाई डी होता है, वी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ये भी सही हो गया। निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नेगेटिव वैल्यू रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन का मतलब स्पीडिंग अप नहीं, स्पीडिंग डाउन होता है, तो ये भी गलत। ए और सी सही है, इसमें थर्ड ऑप्शन बच्चों तुम्हें मिल गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो भैया, चलो इसके बाद देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड एंड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन थर्ड एंड एट्थ सेकेंड, द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एक कण ऊपर फेंका जा रहा है तो यह तीसरे आठवें सेकंड में बराबर दूरी तय करता है, तो कण का प्रक्षेप बताइए। देखो एक इसमें फंडा होता है बेटा, जैसे मान लो कि इन्होंने बोला तीसरे और आठवें सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो एक इसका फंडा होता है, जैसे मान लो बोला जाए कि nth एंड mth सेकंड में पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो इस कंडीशन में ये फार्मूला होता है nth सेकंड प्लस mth सेकंड इज इक्वल टू t प्लस 1, है ना, t प्लस 1। t होता है यहां पर फ्लाइट टाइम, ये क्या होता है, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब होता है बच्चों आना जाना, फ्लाइट टाइम वाला पार्टिकल गया और वापस आया। ये देखो एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं, अगर बोला जाए तीसरा आठवां, तो तीसरा आठवां हो गया nth mth, तो अगर तीसरे आठवें सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो इसका फार्मूला बना nth सेकंड mth सेकंड इज इक्वल टू फ्लाइट टाइम प्लस 1, ये एक फार्मूला है। अब nth सेकंड हो गया तीसरा, mth हो गया आठवां, इज इक्वल टू t प्लस 1 हो गया, तो 8 3 11 में से 1 गया 10, फ्लाइट टाइम 10 आ गया। फ्लाइट टाइम मतलब जाना और आना 10 सेकंड हो गया, तो एक तरफ जाने का टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड, क्योंकि जाना 5 सेकंड, आना 5 सेकंड। अब 5 सेकंड हो गया तो यहां पर हमें बताना है u वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी 0 होती है, तो बच्चों यहां अगर पार्टिकल u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो फार्मूला लगा दो यहां से यहां तक, लोएस्ट से मैक्सिमम हाइट तक फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। वी 0 हो गया, u तुम्हें निकालना है, g 10 हो गया और t 5 हो गया, वेलोसिटी इनिशियल आ गई कितनी, 50 सेकंड आ गई। 50 सेकंड का मतलब इसमें पहला आंसर बच्चों मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यही फॉर्मूला लगाया गया बेटा, एनसीईआरटी के स्पेस से लिया गया। आगे, for the vt graph shown figure below, distance covered by body in last 2 seconds of motion, what fraction of the total distance covered by all 7 seconds। नीचे दिए चित्र में दिखाए गए वेग समय ग्राफ के लिए गति के अंतिम 2 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी सभी 7 सेकंड में तय की गई दूरी का कितना भाग है। तो यहां पर देखो बच्चों, लास्ट 2 सेकंड में ये दूरी है, एक्चुअली में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस निकालते हैं तो वो एरिया के बराबर होता है। इसमें वेलोसिटी का ऊपर ऊपर ग्राफ है, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ भी हम मान सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, डिस्टेंस आ जाएगा।
तो लास्ट वाला एरिया ये हो गया A3, ये लास्ट 2 सेकंड 5 to 7 7 7 सेकंड 5 to 7 सेकंड का एरिया A3 हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू हो गया 1/2 बेस 7 - 5 2 और हाइट हो गया ये 10, तो ये 10 मीटर आ गया। अब ये बताना है कि लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो टोटल 7 सेकंड में डिस्टेंस का फ्रैक्शन, टोटल का मतलब ये हो गया एरिया A2, टोटल एरिया हमें निकालना पड़ेगा ये। तो टोटल एरिया निकालो, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 और A3 का एरिया बराबर होगा तो A1 10 है, A2 का निकालोगे तो 5 - 3 लेंथ इंटू विड्थ लगाएंगे 10 और प्लस A3 10, तो 20 और 20 40, टोटल एरिया आ गया ये। फ्रैक्शन निकाल लो, तो फ्रैक्शन हो गया A3 बाई A3 मतलब S3 हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई 10/40 यानी कि 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलें, ये यही हो जाएगा, यहां पर लिया गया है एरिया। यहां आ जाओ, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x बराबर 0 along x एक्सिस सच दैट वेलोसिटी गिवन v इज इक्वल टू 1/3x² बाई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल t इज इक्वल टू 27 सेकेंड। एक कण एक्स एक्सिस 0 से चलना प्रारंभ करता है, इसका वेग कितना है तो 27 सेकेंड पर विस्थापन निकालिए। तो अब देखो बच्चों, वेलोसिटी हो गया 1/3x² और वेलोसिटी होता है dx/dt। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है, x को एक साथ ले आओ 3x² dx, dt एक तरफ ले जाओ, x dx एक साथ रखो, dt अलग कर दो, इंटीग्रेशन कर डालो। ये 27 सेकंड में निकालना है ना, 27 सेकंड पर विस्थापन निकालना है। तो 3 ये हो जाएगा x³/3 इज इक्वल टू 1 dt यानी कि 27 आ जाएगा, 3 कैंसिल तो 3 आ जाएगा, 3 तिरका 9 3 27, 3 मीटर आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन बच्चों 35 का मैच कर गया। नेक्स्ट, ये v dx/dt पेज नंबर 14 पे फार्मूला है। A particle moves straight line with constant acceleration if start from rest and cover distance 20 meter in first 4 second, then what is acceleration particle? एक कण सरल रेखा में निश्चित त्वरण के साथ चल रहा है, विरामावस्था चलना प्रारंभ करता है तो पहले 4 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है, तो त्वरण बताओ। सीधा फार्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो डिस्टेंस हो गई 20 मीटर और यहां पर रेस्ट से चलता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 हो गया। एक्सीलरेशन निकालना है 4 सेकंड में 4² कर दो, तो a बराबर आ जाएगा 2 × 20 अपॉन 4², 4 × 4, 2 2 जा 4 हो गया, 5 हो गया, 5/2 का मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन बच्चों हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये s इज इक्वल टू ut हाफ at² से लगाया गया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है, टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विद एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 80√3 तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। दो बराबर बल किसी बिंदु पर 60 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं, यदि परिणामी बल का परिमाण 80√3 हो तो प्रत्येक बल का परिमाण बताइए। देखो भाई, जब दो इक्वल फोर्सेस लगते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है एफ रिजल्टेंट, याद है तुम लोग को बेटा, दो अगर इक्वल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। तो रिजल्टेंट यहां पर हो गया तुम्हारा 80√3, फोर्स निकालना है और थीटा हो गया 60/2, तो ये हो जाएगा 80√3, 2f cos 30 हो जाएगा √3/2, 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो 80 न्यूटन फोर्स आ गया। कितना फोर्स आ गया? 80 न्यूटन। थर्ड आंसर आ गया। एनएलआई एक्सपर्ट के थ्रू बना हुआ है ये, तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a परपेंडिकुलर टू c एंड c इज इक्वल टू b/2, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। यदि
सी ए प्लस बी के बराबर है और ए सी के परपेंडिकुलर है और इनका मैग्नीट्यूड सी का बी का आधा है, तो ए बी के बीच का कोण बताइए। देखो बेटा, ये ए प्लस बी सी है, सी इसका मतलब रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए वेक्टर ये है तो जो रिजल्टेंट है सी, तो सी ए के परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल लॉ से ये बी वेक्टर हो जाएगा। अब ए बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए बी के बीच का एंगल ये वाला हमें थीटा लाना है। ट्राइंगल लॉ में जो बाहर वाला एंगल होता है वही एंगल दो वेक्टर के बीच का होता है। इसमें c की वैल्यू b/2 के बराबर है, यानी कि c की जो लंबाई है वो b का आधा है और ये b की लंबाई है। तो अगर हम ये वाला एंगल अल्फा निकाल लें तो 180 माइनस कर देंगे, थीटा निकल आएगा। अल्फा कैसे निकालेंगे? ये देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, साइन अल्फा लगा दो, साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर b/2, हाइपोटेनियस 1/2 आ जाएगा, तो अल्फा 30 आ गया। जब अल्फा 30 आ गया तो थीटा आ जाएगा 180 माइनस 30, यानी कि 150 डिग्री आ जाएगा। ये पाई में है, तो पाई में कैसे चेंज करते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इतना हो गया, तो 150 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 150, जीरो कैंसिल हो गया। किससे कैंसिल करोगे इसको? है 3 से, 5 और 6, तो ये 5 पाई/6 आएगा। इसमें फोर्थ आंसर बच्चों मैच कर रहा है, 5 पाई/6 आंसर आ गया बच्चों। आगे चलें, नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है यहां से लिया गया है, ये सब फार्मूले लगाए गए हैं, पेज नंबर 34 पे फार्मूले दिए हैं। इसके बाद कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। एक कण पर 5 न्यूटन का बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर लगा है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो देखो, ये कण है और 5 न्यूटन का फोर्स लगा है इसमें 60 डिग्री के एंगल पर, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया Fy। तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है F साइन 60 हो जाएगा, तो F की वैल्यू 5 हो गई, साइन 60 हो गया √3/2, 5/2 2.5 हो गया, √3 1.7 हो गया, 17 अपना 85 हो गया, 8 7 तो नहीं, 8 4 12 42, 4.25 आ गया लगभग। ये थर्ड आंसर मिल जाएगा हमें बच्चों 39 का। नेक्स्ट, ये कंपोनेंट का क्वेश्चन है। देखो, कंपोनेंट दिए गए कॉस और साइन में, एनसीईआरटी की बुक में। आगे है y कंपोनेंट वेलोसिटी 20 एंड x कंपोनेंट 10, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विद x डायरेक्शन एट दिस इंस्टेंट। कह रहा वेग का y घटक 20, x घटक 10 है, तो x दिशा से इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो हमें मालूम है, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी 20 हो गया, नहीं ये हो गया 10, तो हो गया x डायरेक्शन में 10i कैप, 20 y डायरेक्शन हो गया 20 j कैप। अब x डायरेक्शन से एंगल होता है कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i कैप, ये फार्मूला होता है। तो j कैप का कोफिशिएंट 20 हो गया, i कैप का 10 हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, अल्फा आ गया tan इनवर्स 2। ये वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, tan इनवर्स 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं, ये भी कंपोनेंट में लिया गया क्वेश्चन। इसके बाद है गिवन मॉड ऑफ a प्लस बी पी मॉड ऑफ a माइनस बी क्यू, तो वैल्यू ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिया है, a प्लस बी पी है माइनस बी क्यू है, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब देखो बेटा, a प्लस बी का मतलब ये रिजल्टेंट p के बराबर हो गया, और a b का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इज इक्वल टू पी, और इसका होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर है तो -2ab हो जाता है कॉस थीटा, और इसका ये क्यू गिवन है, इसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर करो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर दो, तो ऐड करने पर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये होगा 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आंसर है। तो यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बच्चों मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये एनसीईआरटी 34 पे ये tan अल्फा का फॉर्मूला दिया है। इसके बाद आ जाओ, एंगल बिटवीन ए बी इज थीटा इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद a रिस्पेक्टिवली, देन tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है। a और b के बीच का कोण थीटा है, यदि a प्लस बी और a माइनस बी a के साथ अल्फा बीटा कोण बनाते हैं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा लाना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो a और b के बीच का कोण थीटा है, देखो बच्चों ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, इनके बीच का एंगल ये थीटा हो गया। तो अब इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से निकाल लो, इनका रिजल्टेंट ये आ गया और ये आ जाएगा रिजल्टेंट a प्लस बी। तो जो a प्लस बी है वो a के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यानी कि ये अल्फा एंगल हो गया। तो इसमें हमें फार्मूला मालूम है बेटा, इस कंडीशन में tan अल्फा होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फा आ गया। अब जो a माइनस बी है, a माइनस बी a के साथ बीटा कोण बना रहा है, a माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर b इधर है माइनस बी इधर हो जाएगा ये, और ये a के साथ ये एंगल बना रहा है, ये a हो गया, तो ये एंगल बना देगा, ये a माइनस बी आ जाएगा, ये a हो गया, तो ये a माइनस बी आएगा। सब्ट्रैक्शन जानते हो ना, b वेक्टर अगर उधर है तो माइनस बी इधर हो जाएगा। अब माइनस बी और a का ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये a माइनस बी हो गया और ये एंगल बीटा बन रहा है। तो इसमें जो tan बीटा का फार्मूला होता है वो होता है tan बीटा b साइन थीटा, और नीचे यहां प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ये फार्मूला मालूम होगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मिलेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये b साइन थीटा, b साइन थीटा ऊपर आएगा, कॉमन ले लो, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर करते हैं, जरा जगह कम है। देखो ऐड करो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू b साइन थीटा, बाहर निकालो, अंदर मिलेगा 1 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और प्लस में 1 अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। अब ये एलसीएम ले लो तो ये आएगा b साइन थीटा, ठीक है, ये इधर ले आओ, a माइनस बी कॉस थीटा प्लस a प्लस बी कॉस थीटा, और अपॉन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों b कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये 2a आ गया, यानी कि ये आ गया 2ab साइन थीटा, और अपॉन में ये नीचे बच रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसमें देखो ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये भी देखो यही वाला फॉर्मूला दिया है। नेक्स्ट कह रहा है द नॉन जीरो वेक्टर आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड बाई ए इज इक्वल टू 10b सी इज इक्वल टू माइनस 12b। तो देन एंगल बिटवीन ए बी निकालना है। अशून्य सदिश ए बी और सी, ए 10b और सी माइनस 12b से संबंधित है, तो ए और बी के मध्य कोण होगा। देखो बच्चों इसमें ए वेक्टर गिवन है 10b और सी वेक्टर गिवन है माइनस 12b। अब देखो जरा, यहां पर a 10b है, तो यहां से b वेक्टर की वैल्यू निकालो तो माइनस 12 बाई माइनस सी वेक्टर बाई 12 हो जाएगा। ये b यहां रख दो
तो ए वेक्टर, ये बी की वैल्यू यहां रखो, तो -10/12 सी वेक्टर हो गया। अब यहां पे ए माइनस सी है, यानी कि ए और सी अपोजिट है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ए और सी अपोजिट, अपोजिट का मतलब इनके बीच का एंगल पाई आ गया। सीधा सीधा ये फोर्थ आंसर आ गया। ये एनएलआई एक्सपर्ट्स के थ्रू बना है भैया। नेक्स्ट आ जाओ, एंगल बिटवीन पी एंड क्यू थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू क्रॉस टी। पी क्यू के बीच का कोण थीटा है, तो पी डॉट क्यू क्रॉस पी का मान होगा, देखो ये लिखा है पी डॉट क्यू क्रॉस पी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक तो इसमें दो चीजें हैं, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में पी क्यू और पी। तो ब्रैकेट में ये तीन वेक्टर हो गए। एक पहला फंडा ये है कि अगर ब्रैकेट में कोई भी दो वेक्टर बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक तो ये फंडा है। दूसरा ये फंडा है कि अगर Q क्रॉस P निकालेंगे, सपोज दैट ये Q है और ये P है, तो अगर Q क्रॉस P निकालेंगे तो Q क्रॉस P परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि Q क्रॉस P P के परपेंडिकुलर होगा। और दो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये दो तरीके से हो गया। तो इसका आंसर आ गया बच्चों सेकंड, 44 का आंसर मिल गया सेकंड। नेक्स्ट, ये देखो स्केलर प्रोडक्ट यही आ गया क्रॉस प्रोडक्ट में। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, बी टूवर्ड साउथ, तो वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगा। यदि सदी से ऊपर की ओर हो, बी दक्षिण की ओर हो, तो ए क्रॉस बी का गुणनफल क्या होगा। देखो बच्चों इसको ऐसे करते हैं कि जैसे अपवर्ड डायरेक्शन तो ऊपर हो गई, ईस्ट हो गया मुंह के सामने, वेस्ट पीछे हो गया, और राइट में साउथ हो गया, और लेफ्ट में नॉर्थ हो गया। तो इसमें ए बोला गया है वर्टिकली अपवर्ड है और बी साउथ है। तो ए को ये मान लो ए वर्टिकली अपवर्ड है और बी साउथ हो गया, तो ये साउथ हो गया राइट साइड में। अब निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन में फिंगर्स फैला दो और बी की डायरेक्शन में टर्न करो। अब ए की डायरेक्शन में फिंगर्स फैला दो और बी की डायरेक्शन में टर्न करो, तो अंगूठा आगे जा रहा है, तो आगे का मतलब ईस्ट में जा रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा अलोंग ईस्ट। ये अलोंग ईस्ट हो गया बच्चों, आंसर हो गया सेकंड। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा, पेपर अच्छा था और डिस्कशन भी समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।